हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम पहला लेसन देख रहे थे। हमारा जो है पहला लेसन आनुवांशिकता और उत्क्रांति, जिसमें हम लोग जो है यहाँ तक उत्क्रांति के प्रमाण तक देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर जो है आगे का टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो अब यहाँ पर देखो डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने क्या बताया है कि ये सिद्धांत के अध्ययन में उन्होंने क्या किया, उनका जो है वो सिद्धांत मील का पत्थर सिद्ध हुआ। पूर्वज में क्रमवार हजारों वर्षों के कालखंड में यहाँ पर सजीवों की सजीव प्रजातियाँ समान रूप से विकसित हुई। यह विकास प्राकृतिक चयन का जो है कारण बना। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उन्होंने कैसे बताया कि उन्होंने क्या बताया, जो सक्षम है वही अस्तित्व में बनाए रहता है। यह उनका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। ठीक है, जो सजीव जो है वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अर्थात प्राकृतिक चयन हमेशा कार्यरत रहता है तथा चयन द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण होता रहता है। ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है और इसको जो है उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ यहाँ पर जो है स्पीशीज़, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में ये पुस्तक में उन्होंने इसकी जानकारी दी है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रकाशित किया है। यह सिद्धांत के लिए उन्होंने विविध प्रदेशों की वनस्पतियों और प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा करके उसका निरीक्षण किया था। उन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण क्या दिया है कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। सभी सजीव एक दूसरे से जानलेवा स्पर्धा में रहते हैं, अर्थात जीवित रहने के लिए वे बड़ी स्पर्धा करते हैं। इस स्पर्धा में जीतने के लिए उन्हें जो आवश्यक गुणधर्म प्रकृति के अनुसार परिवर्तन करना होता है, तो सजीव जीवित रहता है, अन्य सजीव नष्ट हो जाते हैं। जो प्रकृति में जो भी परिवर्तन आता है उसके अनुसार जिसने जो गुणधर्म को अपना लिया, अपने में परिवर्तन कर लिया, तो वो जीवित रहता है। प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के वाले सजीव पुनरुत्पादन करते और विशिष्ट लक्षणों की युक्त नई प्रजातियां जन्म देती हैं। क्योंकि क्या होता है, एक पीढ़ी क्या करती है, जो प्रकृति के अनुसार अपने में अनुकूलन करती है, नए सजीव का पुनरुत्पादन करती है, तो जो लक्षण होते हैं उस पुनरुत्पादन तो नई प्रजाति का जन्म देती है। डार्विन के सिद्धांत पर की गई आपत्तियाँ, कुछ लोगों ने आपत्ति अपनाई थी कि प्राकृतिक चयन उत्क्रांति के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, परंतु अन्य घटक की उत्क्रांति को प्रभावित करते हैं। उपयोगी अनुपयोगी परिवर्तन का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन के कारण का भी उल्लेख नहीं किया गया, ऐसा लोगों का मानना है। फिर यहाँ पर चार्ल्स डार्विन, इनका परिचय वैसे जो है वैज्ञानिक परिचय जितना भी दिया था यहाँ पर जो है वो सब कट किया गया है सिलेबस के अनुसार, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़े हो। यहाँ पर अंग्रेजी जीवन शास्त्र के इन्होंने उत्क्रांति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि किसी सजीव के सभी सजीव एक समान पूर्वज क्रमशः हजारों वर्ष की कालखंड में विकसित हुई। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है, यह ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। फिर उसके बाद है लामार्कवाद। अब यहाँ पे देखो लामार्कवाद, उत्क्रांति के यहाँ पर क्या बोला है, उत्क्रांति होते समय सजीवों में शारीरिक रचना में भी परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुआ सजीवों द्वारा जो प्रयत्न किए गए, यह जो है किस पे निर्भर होता है, आलस पर निर्भर होता है। ये जो प्रयत्न आलस पर, यह जो सिद्धांत है ये इंद्रियों के उपयोग के जो है अनुसार यहाँ पे इसको अनुपयोग के सिद्धांत को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो उन्होंने बताया है, इससे भी आगे ऐसा कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपने गर्दन तनकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियों को खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उसी प्रकार लोहार के कंघे जो होते हैं घनों के प्रहार से मजबूत हुए। शुतुरमुर्ग, ईमू, ये दोनों ये पक्षी जो होते हैं इनके पंख में उपयोग न होने के कारण ये कमज़ोर हो गए। शुतुरमुर्ग यानी क्या होता है यहाँ पर, ऑस्ट्रिच है, ईमू है, इन्होंने अपने पंखों का उपयोग नहीं किया तो इसके पंख क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। हंस है, बतख है, उनके पैर पानी में रहने से
तैरने के योग्य हुए और सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पैर को गंवा दिया, क्योंकि बिल में जाके रहने लगे ना तो उनके पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं इस स्वरूप की होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संक्रमित हो गई, और ये उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत है, और यह लामार्कवाद का सिद्धांत है। लामार्कवाद ने उन्होंने इसके बारे में ऐसा दिया था। विशिष्ट रचना के प्रयत्नों के शरीर अंगों का विकास प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमक अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए जाने वाले परिवर्तन नए पीढ़ी के नए दिए जाते हैं। इसकी बार बार जांच की गई और लामार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत गलत साबित हुआ, और सजीवों के जीवन काल में जो विशेषता उन्हें संपादित की गई है संतान की ओर संक्रमित हो सकती है। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। यहाँ पर देखो वैज्ञानिक का परिचय। वैसे वैज्ञानिक का परिचय जो है ये कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया है, फिर भी देख लेते हैं। जीन बाप्टिस्ट लैमार्क उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लामार्कवाद ने रखा। फ्रेंच वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक प्राणी और वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं, अगली पीढ़ी में भी ये परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद आया जाति उद्भव पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। जाति उद्भव पूर्व क्या है? जाति द्वारा नई जाति के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को जाति उद्भव कहते हैं। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीव के समूह को जाति कहते हैं। जाति तुम्हें पता ना क्या है? प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बदलती है। उनका आहार विहार फलनक्षम समागम काल आदि विभिन्न होता है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती हैं। परंतु एक जाति से दूसरे जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार भौगोलिक और पुनरुत्पादी बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं। और सजीवों में भौगोलिक और पुनरुत्पादी विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति उत्पादन होता है। मानव उत्क्रांति। अब जो मानव उत्क्रांति हुआ है क्या है? देखो, उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीव से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन होता दिखाई देता है। मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त विभिन्न आकृति द्वारा बताई गई है। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ, मतलब जो है ऐसा बताते हैं कि जो 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर, जो लास्ट डायनासोर था, जब उसका विनाश हुआ, वो विनाश हुआ तब बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी, उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर जैसे दिखाई देने वाले प्राणी विकसित हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। मतलब क्या है, कहाँ से शुरू करना तुम्हें? यहाँ से देखो, करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ तब बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी और उनसे भी अधिक प्राचीन थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर जैसे दिखने वाले प्राणी का विकास हुआ। ठीक है, ये कब? 7 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर आया 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की कुछ पूंछ नष्ट हुई और उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ। हाथ के पंजों में सुधार हुआ और ऐप जैसे प्राणी बने। ध्यान देना, पहले इसमें बंदर जैसे दिखने वाले लेम्यूर था 7 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर 4 करोड़ वर्ष पूर्व जो है क्या? ऐप जैसे, वो कैसे कैसे क्या हुआ? पूंछ नष्ट हुई, मस्तिष्क का आकार बढ़ा, फिर उनमें जो विकास हुआ, हाथ के पंजे में सुधार हुआ, तो ऐप जैसे प्राणी बने। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कालांतर में ये शुरुआत के ऐप जो होते हैं वो प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुंचे और अंत में गिबन और ओरांग उटान में उनका रूपांतरण हुआ। ठीक है, ये आकृति है कैसे कैसे प्राणी मतलब बने, बंदर फिर ऐप, तो किस तरह से ये ड्राइंग्स देखना है, लेकिन ये ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद करीब 20 लाख वर्ष पूर्व मानव दृश्य प्राणी की रचना यानी होमोसेपियंस जाति के सदस्य जैसे करीबी जैसे दिखने वाले कुशल मानव तैयार हुआ। ये कब हुआ? 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन, इंडोनेशिया इस भाग में अधिक
वास रहा होगा। फिर 1 लाख वर्ष पूर्व तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होता रहा। उसने अग्नि का उपयोग का खोज निकाला और 50,000 वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव होमो सैपियंस वर्ग का सदस्य जो है वो आ चुका था। फिर यहाँ पे नियंदरलैंड मानव या बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया है। 50,000 वर्ष पूर्व मानव अस्तित्व में आया। उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होती चली गई। 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पालने लगा, बस्तियों का निर्माण किया और संस्कृति का विकास हुआ। देखो ये सब जो है ना वर्ष, कितने वर्ष पूरे सब याद रखना, और कौन सा मानव आया वो सब, क्या क्या स्टार्ट किया वो भी। फिर 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ, इतिहास की शुरुआत हुई। फिर 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ, 200 वर्ष पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई, और अब हम यहाँ तक पहुँचे कि आज का मानव वंश के उद्गम के विकिरण की खोज जारी है। तो इस तरह से हमारा जो पहला लेसन है साइंस 2 का वो कंप्लीट होता है। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।